मुगल दरबार की शान दिल्ली की गद्दी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनका साम्राज्य जितना विशाल था, उतनी ही विशाल उनकी न्यायप्रियता भी थी। आगरे का लाल किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। दरबारे खास में मखमली कालीन बिछे थे, दीवारों पर सोने की नक्काशी थी और हवा में गुलाब के इत्र की महक घुली रहती थी। लेकिन इस दरबार की असली रौनक दो ही चीजों से थी, एक शहंशाह अकबर का रौब और दूसरा उनके नवरत्नों में सबसे अनमोल बीरबल की बुद्धिमानी। गर्मियों के दिन थे, सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। दरबार लगा हुआ था, लेकिन गर्मी के कारण सभी दरबारी थोड़े सुस्त दिखाई दे रहे थे। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब थी। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में पुकारा, जी जहांपनाह। बीरबल ने झुककर सलाम किया। आज दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? क्या हमारी रियाया प्रजा इतनी खुशहाल हो गई है कि किसी को कोई शिकायत ही नहीं, या फिर गर्मी ने लोगों की जुबान बंद कर दी है? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके राज में प्रजा खुशहाल तो है ही, लेकिन यह भी सच है कि जेठ की दोपहरी में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। फिर भी न्याय की आस रखने वाले मौसम नहीं देखा करते। अभी बीरबल अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि दरबार के मुख्य द्वार पर एक सिपाही ने दस्तक दी। जहांपनाह, एक किसान आपसे फरियाद करने आया है। वह बहुत रो रहा है और कहता है कि उसके साथ घोर अन्याय हुआ है। सिपाही ने सूचना दी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे बाइज्जत अंदर लाया जाए। अध्याय 2। भोले किसान की व्यथा। दरबार में एक साधारण सा किसान दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में टूटी हुई जूतियां थीं और चेहरे पर सूरज की तपन और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ ने कांपते हुए हाथों से बादशाह को सलाम किया और घुटनों के बल बैठ गया। उठो दीनानाथ, अकबर ने नरमी से कहा। हमारे दरबार में आंसू बहाने की नहीं, अपनी बात कहने की रीत है। बताओ, तुम्हें किसने सताया है? चाहे वह कोई अमीर हो या मेरा कोई वजीर, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। दीनानाथ ने अपनी पगड़ी से आंसू पोंछे और बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन है। इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि नदियां नाले सब सूख गए हैं। मेरी फसल पानी के बिना मर रही थी। अगर फसल बर्बाद हो जाती तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाते। अकबर ने ध्यान से सुनते हुए सिर हिलाया। दीनानाथ ने आगे कहा, हुजूर, अपनी फसल को बचाने के लिए मैंने अपनी जमा पूंजी और पत्नी के कुछ गहने बेचकर अपने पड़ोसी, जो कि एक अमीर जमींदार है, सेठ धनीराम, उससे एक कुआं खरीदा। कुआं खरीदा? अकबर ने पूछा। जी सरकार। धनीराम के पास एक पुराना कुआं था जो मेरी जमीन के पास ही है। हमने पक्की लिखा पढ़ी की। मैंने उसे पूरे सोने के सिक्के दिए और उसने मुझे कुआं बेच दिया। मुझे लगा मेरी मुसीबत खत्म हो गई। इतना कहकर दीनानाथ फिर सुबकने लगा। बीरबल अपनी जगह से उठे और किसान के पास जाकर बोले, शांत हो जाओ दीनानाथ। आगे क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें कुआं नहीं दिया? दीनानाथ ने कहा, नहीं दीवान जी, कुआं तो उसने मुझे दे दिया, लेकिन जब अगले दिन मैं अपनी प्यासी फसल के लिए उस कुएं से पानी निकालने गया तो धनीराम और उसके लठैतों ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे धक्का देकर भगा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुआं बेचने के बाद पानी लेने से रोकना, यह कैसी बात हुई? अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूछा, उसने तुम्हें क्यों रोका? क्या उसने यह कहा कि कुआं बिका नहीं है? नहीं सरकार, दीनानाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। धनीराम बड़ा चालाक है। उसने मुझसे कहा, ए मूर्ख किसान, मैंने तुझे केवल कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर तुझे पानी चाहिए तो उसके अलग पैसे देने होंगे, या फिर अपना कुआं कहीं और ले जा। मेरा पानी मेरे कुएं में रहने दे। अब आप ही बताइए हुजूर, कुएं के बिना पानी और पानी के बिना कुएं का क्या मोल? मैं ठगा गया हूं। अध्याय 3। सेठ धनीराम की चतुराई। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे। यह तो खुली बेईमानी थी, लेकिन कानूनी तौर पर यह एक पेंच भी था। अकबर ने गुस्से में कहा,
उस मक्कार सेठ धनीराम को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। सिपाही गए और कुछ ही देर में सेठ धनीराम को पकड़कर दरबार में ले आए। धनीराम एक मोटा, तगड़ा और धूर्त किस्म का आदमी था। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे अपने पैसे और अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था। धनीराम ने अकबर को झुककर सलाम किया। आदाब जहांपनाह, आपने इस नाचीज को याद किया? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। धनीराम, क्या यह सच है कि तुमने इस गरीब किसान को कुआं बेचा है? जी हुजूर, 100% सच है। मैंने लिखा पढ़ी करके इसे कुआं बेचा है। धनीराम ने आत्मविश्वास से कहा। तो फिर तुम इसे कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? अकबर ने पूछा। धनीराम ने मुस्कुराते हुए अपनी दलील पेश की, जो उसने पहले से सोच रखी थी। जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन व्यापार तो व्यापार होता है। मैंने दीनानाथ से साफ कहा था और कागज पर भी यही लिखा है कि मैं अपना कुआं बेच रहा हूं। मैंने उससे पानी का सौदा कभी नहीं किया। कुआं ईंट और पत्थर का ढांचा है जो अब दीनानाथ का है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वह कुदरती तौर पर जमा हुआ मेरा पानी है। मैंने पानी के पैसे नहीं लिए। अब अगर यह मेरे पानी को मेरे ही पूर्व अनुमति के बिना निकालेगा तो यह चोरी होगी ना। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा और राजा टोडरमल भी सोच में पड़ गए। धनीराम की दलील तकनीकी रूप से टेक्निकली बहुत मजबूत थी। शब्दों का खेल खेलने में वह माहिर था। अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तर्क को कैसे काटा जाए। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। क्या सेठ धनीराम सही कह रहा है? अध्याय 4। बीरबल का वार। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे धीरे धीरे चलते हुए सेठ धनीराम के पास पहुंचे। धनीराम बीरबल को देखकर थोड़ा घबराया, क्योंकि वह बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से सुन चुका था। बीरबल ने धनीराम की आंखों में देखते हुए पूछा, सेठ जी, आप तो बहुत ही समझदार और कानून को मानने वाले व्यक्ति लगते हैं। धनीराम चौड़ा हो गया। जी दीवान जी, मैं कभी कानून नहीं तोड़ता। बीरबल ने फिर पूछा, तो आप यह मानते हैं कि कुआं अब पूरी तरह से दीनानाथ का है? जी हां, बिल्कुल, कुआं इसका है, धनीराम ने कहा। और कुएं के अंदर का पानी आपका है? बीरबल ने फिर पुष्टि की। जी दीवान जी, पानी मेरा है। यही तो मेरा तर्क है, धनीराम ने कहा। बीरबल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, मामला तो बहुत ही साफ है। सेठ धनीराम बिल्कुल सच कह रहे हैं और हमें इनके तर्क का सम्मान करना चाहिए। दीनानाथ किसान का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि बीरबल भी अमीर सेठ के पक्ष में हो गए हैं। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल यह क्या कह रहे हैं, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। वे वापस धनीराम की ओर मुड़े और उनकी आवाज सख्त हो गई। सेठ धनीराम, चूंकि तुम मानते हो कि कुआं दीनानाथ का है और पानी तुम्हारा है, तो फिर तुमने अपना पानी दूसरे के कुएं में क्यों रखा है? धनीराम के माथे पर पसीना आ गया। क्या? मैं समझा नहीं। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, नियम बहुत साल है। तुम अपनी संपत्ति पानी को दीनानाथ की संपत्ति कुएं में अवैध रूप से जमा करके रखे हुए हो। तुम दीनानाथ की जगह का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें इसका किराया देना होगा। पूरा दरबार बीरबल की इस दलील पर चहक उठा। अकबर के चेहरे पर चमक आ गई। बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। सेठ धनीराम, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम अपना सारा पानी तुरंत दीनानाथ के कुएं से बाहर निकाल लो। एक बूंद भी पानी उसके कुएं में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुआं उसका है। दूसरा, जब तक तुम्हारा पानी उसके कुएं में रहेगा, तुम्हें उस कुएं का किराया रेंट दीनानाथ को देना होगा। और चूंकि तुमने बिना पूछे पानी रखा, तो तुम्हें पिछले दिनों का जुर्माना भी देना होगा। अध्याय 5। न्याय की जीत। धनीराम अब पूरी तरह फंस चुका था। वह जानता था कि कुएं से सारा पानी निकालना असंभव है, और अगर निकाल भी लिया तो वह पानी बर्बाद हो जाएगा। और अगर वह किराया देता है तो वह कुएं की कीमत से भी ज्यादा हो जाएगा।
उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसी के तर्क के जाल में उसे फंसा दिया है। धनीराम घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दें जहांपनाह, मुझे माफ कर दे दीवान जी। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं अपनी हार मानता हूं, अकबर ने कड़क कर कहा। धनीराम, तुमने एक गरीब किसान को अपनी शब्दों की बाजीगरी से ठगने की कोशिश की। बीरबल ने तुम्हारी चालाकी को बेनकाब कर दिया है। अकबर ने फैसला सुनाया। सजा के तौर पर अब कुआं और उसके अंदर का पानी दोनों ही दीनानाथ के होंगे। धनीराम, तुम्हें दीनानाथ को मानसिक कष्ट देने के लिए 100 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। दीनानाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल के पैर छूने चाहे, लेकिन बीरबल ने उसे गले लगा लिया। जाओ दीनानाथ, अब तुम समझदार किसान हो, अपने खेत सींचो और खुश रहो। बीरबल ने कहा। उपसंहार। कहानी का सार उस दिन दरबार में सभी ने सीखा कि सत्य को घुमाया जा सकता है, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तक बीरबल जैसे समझदार लोग मौजूद है, छल और कपट की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर उपहार में दिया। दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। किसान दीनानाथ खुशी खुशी अपने गांव लौटा। उसने न केवल अपनी फसल बचाई, बल्कि पूरे गांव को यह सीख भी दी कि मुसीबत के समय घबराने की बजाय सही न्याय की गुहार लगाना ही असली समझदारी है। बेचैन बादशाह आगरा का किला चांदनी रात में किसी सफेद देवदूत की तरह चमक रहा था, लेकिन उस चमक के भीतर बादशाह अकबर के निजी कक्ष में अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। शहंशाह सो नहीं पा रहे थे। पिछले 3 दिनों से जासूसों ने खबर दी थी कि सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन दुश्मन कौन है यह कोई नहीं जानता था। दुश्मन महल के अंदर था या बाहर, यह एक पहेली थी। तभी आधी रात को बादशाह के दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो न केवल पागलपन लग सकता था, बल्कि खतरनाक भी। उन्होंने उसी वक्त अपने मुख्य सेनापति को बुलाया। अध्याय 1। वह अजीबोगरीब फरमान। अगली सुबह दीवाने आम खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी बादशाह के आने का इंतजार कर रहे थे। नगाड़े बजे और शहंशाह अकबर तख्त पर बैठे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी। वे बेहद गंभीर थे। अकबर ने वजीर आजम की ओर देखा और एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। अकबर गरजे, आज शाम ढलने से पहले यमुना किनारे मौजूद उस पुराने और सूखे बरगद के पेड़ को गिरफ्तार किया जाए। उसे जंजीरों में जकड़कर, हथकड़ियां पहनाकर कल सुबह हमारे दरबार में पेश किया जाए। और हाँ, उस पेड़ के साथ 50 सबसे काबिल सिपाही पहरा देंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा टोडरमल ने अपनी कलम रोक दी। मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ को गिरफ्तार करना? सेनापति मान सिंह ने धीरे से बुदबुदाया। क्या जहांपनाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? लेकिन बादशाह का आदेश पत्थर की लकीर थी। अध्याय 2। शहर में दहशत दोपहर होते होते यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। बादशाह सलामत ने पेड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। शायद उस पेड़ पर जिन्नात का साया है। नहीं, मुझे लगता है बादशाह को किसी ने काला जादू कर दिया है। बाजार में तरह तरह की बातें हो रही थीं। लोग डर रहे थे। उसी शाम शाही सेना की एक टुकड़ी यमुना किनारे पहुंची। उन्होंने उस सूखे, डरावने बरगद के पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया। लोहे की मोटी जंजीरें मंगवाई गईं और पेड़ के तने पर लपेट दी गई। उसे ऐसे बांधा गया जैसे वह कोई खूंखार अपराधी हो। 50 सशस्त्र सैनिक नंगी तलवारें लेकर पेड़ के चारों ओर खड़े हो गए। यह दृश्य देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई हैरान था, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। वे एक कूटनीतिक मिशन पर पड़ोसी राज्य गए हुए थे और आज रात ही लौटने वाले थे। अध्याय 3। बीरबल की वापसी। रात के दूसरे पहर में बीरबल आगरा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, उन्हें अजीब से तनाव का एहसास हुआ। अपने गुप्तचरों से उन्हें बादशाह के अजीबोगरीब आदेश के बारे में पता चला। बीरबल तुरंत महल नहीं गए। वे वेश बदलकर एक साधारण नागरिक की तरह यमुना किनारे उस गिरफ्तार पेड़ को देखने गए। वहां का नजारा अजीब था।
मशालों की रोशनी में वह सूखा पैर किसी राक्षस जैसा लग रहा था। सिपाही पूरी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। बीरबल ने भीड़ में खड़े होकर लोगों की बातें सुनी। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था, मेरे दादा कहते थे कि इस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। दूसरा बोला, अरे नहीं, यह पेड़ शापित है, जो इसके पास जाता है वह गायब हो जाता है। बीरबल ने गौर से पेड़ की जड़ों और आसपास की जमीन को देखा। उनकी तेज नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो आम लोगों और सिपाहियों की नजरों से चूक गया था। पेड़ के तने के पास की मिट्टी थोड़ी ताजी लग रही थी, जैसे हाल ही में वहां कुछ खोदा गया हो, और पेड़ के एक खोखले हिस्से, हॉलो ट्रंक, में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। बीरबल मुस्कुराए, उन्हें खेल समझ आ रहा था। अध्याय 4। दरबार में पेशी। अगली सुबह दरबार लगा। सिपाहियों ने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत भारी था। इसलिए अकबर ने आदेश दिया कि पेड़ को उखाड़ने की बजाय दरबार को ही पेड़ के पास ले जाया जाए। यमुना किनारे शामियाना लगा। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे। बीरबल भी अपनी जगह पर मौजूद थे। अकबर ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस अपराधी को पहचानते हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया, जी जहांपनाह, यह अपराधी बहुत शातिर है। इसने न जाने कितने राज अपनी जड़ों में छिपा रखे हैं। दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा बीरबल भी बादशाह के पागलपन में शामिल हो गए हैं। अकबर ने कड़क कर कहा, सेनापति, इस पेड़ से पूछताछ की जाए, इसे कोड़े मारे जाए जब तक यह सच न उगल दे। सिपाहियों ने पेड़ के तने पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। सटाक सटाक की आवाज गूंजने लगी। लोग डर के मारे कांप रहे थे। यह तमाशा करीब आधा घंटा चला। तभी बीरबल आगे आए और पेड़ के तने के एक उभार के पास अपना कान लगाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ देर तक ध्यान से सुनते रहे, फिर चौंक कर पीछे हट गए। क्या हुआ बीरबल? क्या इसने कुछ कहा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, जी हुजूर, यह पेड़ रो रहा है। यह कह रहा है कि यह बेकसूर है, लेकिन असली अपराधी अभी भी भीड़ में मौजूद है। कौन है वह? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, पेड़ ने मुझे बताया कि कल रात जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो इसके डर से इसके असली मालिक इसे देखने आए थे। पेड़ कह रहा है कि जो व्यक्ति अभी दरबार में नीले रंग की पगड़ी और दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा पहनकर खड़ा है, वही इस पेड़ का इस्तेमाल अपनी काली करतूतों के लिए करता था। अध्याय 5। असली अपराधी का पर्दाफाश। बीरबल की बात सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दरबार के एक कोने में बादशाह का एक वजीर, जिसका नाम शेर खान था, घबरा गया। उसने अनजाने में अपने हाथ को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में चांदी का कड़ा चमक गया और उसके सिर पर नीली पगड़ी थी। शेर खान ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के इशारे पर सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। अकबर ने सिंहासन से उठते हुए पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहांपनाह, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह जासूसों का लेटर बॉक्स था। शेर खान राज्य के गुप्त दस्तावेज चुराकर इस पेड़ के खोखले तने में रख देता था, जहां से दुश्मन देश के जासूस उसे ले जाते थे। जब आपने इस पेड़ को गिरफ्तार करवाया तो शेर खान डर गया कि कहीं खुदाई में उसके दस्तावेज न मिल जाए, इसलिए वह आज यहां यह देखने आया था कि पेड़ से क्या निकलता है। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, हुजूर, कल रात मैंने वेश बदलकर देखा था कि शेर खान इस पेड़ के आसपास बहुत बेचैनी से मंडरा रहा था। और रही बात पेड़ के बोलने की, तो यह तो बस उसकी चोरी पकड़ने के लिए एक नाटक था। अपराधी का डर ही उसकी सबसे बड़ी गवाही होती है। सिपाहियों ने जब पेड़ के तने के अंदर हाथ डाला तो वहां से सल्तनत के नक्शे और कुछ गुप्त पत्र बरामद हुए। शेर खान का राज खुल चुका था। अध्याय 6। रहस्यमय आदेश की सच्चाई। शेर खान को कालकोठरी में डाल दिया गया। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर और बीरबल महल की बालकनी में खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, सच कहूं तो मैंने यह आदेश किसी जासूस को पकड़ने के लिए नहीं दिया था। मुझे तो बस एक सपना आया था कि यह पेड़ मुझे घूर रहा है।
मैं तो बस अपनी वहम मिटाना चाहता था। बीरबल जोर से हंसे। जहांपनाह, कभी कभी बादशाहों के वहम भी प्रजा के लिए वरदान साबित होते हैं। आपका वहम था, इसलिए पेड़ गिरफ्तार हुआ, और पेड़ गिरफ्तार हुआ, इसलिए शेर खान पकड़ा गया। इसे कहते हैं जाको राखे साया, मार सके न कोई। अकबर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि एक राजा का हर शब्द, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो, अगर उसके पास बीरबल जैसा मंत्री है तो वह शब्द न्याय में बदल जाता है। उपसंहार उस दिन के बाद से आगरा में यह कहानी मशहूर हो गई कि अकबर की सल्तनत में पेड़ भी गवाही देते हैं। मुगल इतिहास में यह घटना दर्ज हो गई कि कैसे एक अजीबोगरीब आदेश ने सल्तनत को एक बड़ी गद्दारी से बचा लिया। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक सूखे पेड़ को भी न्याय का हथियार बना दिया। कि अजीब चुनौती फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी पूरी शान शौकत के साथ लगा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे। उस दिन दरबार में चर्चा का विषय था बुद्धिमानी की सीमा। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे, लेकिन आज उनके मन में एक अलग ही विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, अकबर ने कहा, सल्तनत में हर कोई मानता है कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। क्या तुम भी यही मानते हो? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह तो आपकी कृपा है। मैं तो बस ज्ञान के सागर की एक बूंद हूं। इस दुनिया में मुझसे भी कहीं ज्यादा समझदार लोग छिपे बैठे हैं। बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, अगर ऐसा है तो यह हमारी चुनौती है। हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो बातों में तुम्हें हरा सके, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति कोई विद्वान, पंडित या मौलवी नहीं होना चाहिए। वह कोई ऐसा हो जिससे बुद्धिमानी की उम्मीद ही न की जा सके। दरबारी हंस पड़े। राजा टोडरमल ने कहा, हुजूर, बीरबल को बातों में हराना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। जो हुक्म जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे। अध्याय 2। बीरबल की खोज और एक वीरान गांव। बीरबल भेष बदलकर राज्य के दौरे पर निकल पड़े। वे शहरों, कस्बों और बाजारों में घूमे, लेकिन उन्हें हर जगह वही चापलूस और साधारण बुद्धि वाले लोग मिले। कोई भी ऐसा नहीं था जो बीरबल की पहेलियों का ऐसा जवाब दे सके जिससे बीरबल निरुत्तर हो जाए। हताश होकर एक दिन बीरबल एक सुदूर गांव में पहुंचे। दोपहर का समय था और सूरज आग बरसा रहा था। बीरबल को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि एक पुराना कुआं है और उसके पास एक बरगद के पेड़ के नीचे एक 8 से 9 साल का बालक बैठा है। बालक के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मिट्टी के ढेलों से कुछ खेल रहा था। बीरबल घोड़े से उतरे और बालक के पास गए। बेटा, बीरबल ने पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? और यह बताओ कि आगरा जाने वाला रास्ता कौन सा है? बालक ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी मिट्टी के खिलौनों पर ध्यान देते हुए बोला, महाशय, पहली बात, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते पर हमें जाना पड़ता है। और दूसरी बात, पानी कुएं में है। अगर प्यास लगी है तो खुद निकाल लीजिए। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। बीरबल चौंक गए। इतना छोटा बच्चा और इतना सटीक जवाब। उनकी थकान गायब हो गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी खोज पूरी हो गई है। पहेलियों का द्वंद्व। बीरबल ने उस बालक को परखने का फैसला किया। उन्होंने कुएं से पानी पिया और वापस बालक के पास आए। तुम्हारा नाम क्या है, छोटे उस्ताद? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम गोपाल है, बालक ने बिना डरे कहा। और आप कौन हैं? आपकी वेशभूषा तो साधारण है, लेकिन आपका घोड़ा शाही लगता है। आप या तो कोई बड़े चोर है या फिर बादशाह के कोई खास आदमी। बीरबल ने मन ही मन उसकी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की दाद दी। बीरबल बोले, गोपाल, तुम बहुत बोलते हो। चलो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा, गोपाल ने हंसते हुए कहा। और अगर मैंने आपको निरुत्तर कर दिया तो क्या आप मुझे अपना घोड़ा देंगे? बीरबल इस आत्मविश्वास पर हैरान थे। उन्होंने शर्त मान ली। पहला सवाल, बीरबल, बताओ गोपाल, सच और झूठ में कितनी दूरी है? गोपाल, तपाक से
बस 4 उंगल की। बीरबल, वह कैसे? गोपाल, आंखों से देखा हुआ सच होता है और कानों से सुना हुआ अक्सर झूठ होता है। आंख और कान के बीच 4 उंगल की ही तो दूरी है। बीरबल स्तब्ध रह गए। इतना गहरा जवाब तो बड़े बड़े दार्शनिक नहीं दे पाते। दूसरा सवाल बीरबल, अच्छा यह बताओ, घोड़ा अभी क्यों अड़ा हुआ है और पान क्यों सड़ा हुआ है? यह उस समय की एक प्रसिद्ध पहेली थी। गोपाल, फेरा नहीं था। इसका अर्थ है घोड़े को टहलाया नहीं गया तो वह अड़ गया और पान के पत्ते को पलटा नहीं गया तो वह सड़ गया। बीरबल समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अध्याय 4, आगरा का निमंत्रण। बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई। गोपाल, मैं बीरबल हूं, बादशाह अकबर के दरबार का नवरत्न। तुमने मुझे बातों में हरा दिया। मैं तुम्हें अपने साथ आगरा ले जाना चाहता हूं। क्या तुम बादशाह से मिलने चलोगे? गोपाल ने अपनी मां से आज्ञा ली। उसकी मां, जो एक विधवा थी, पहले तो डरी, लेकिन बीरबल के आश्वासन पर मान गई। अगले दिन गोपाल बीरबल के साथ घोड़े पर बैठकर आगरा के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर गोपाल ने बीरबल से इतने सवाल पूछे कि पहली बार बीरबल को लगा कि उनका सिर चकरा जाएगा। अध्याय 5, दरबार में सन्नाटा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी यह देखने को उत्सुक थे कि बीरबल किसे पकड़ कर लाए है। जब बीरबल एक छोटे से बच्चे के साथ दरबार में दाखिल हुए तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य किया, अरे बीरबल, क्या तुम्हें पूरी सल्तनत में दूध पीता बच्चा ही मिला हमारी अक्ल का इम्तिहान लेने के लिए? अकबर भी थोड़े निराश दिखे। बीरबल, क्या यह मजाक है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, कद छोटा होने से परछाई छोटी नहीं हो जाती। इस बालक की बुद्धि की परीक्षा लीजिए, फिर कोई फैसला सुनाइए। अकबर ने अपनी शाही आवाज में गोपाल से पूछा, बच्चे, क्या तुम हमारे सवालों का जवाब दे सकते हो? गोपाल ने निर्भीकता से कहा, हुजूर, जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन सवाल पूछने का एक नियम होता है। जो पूछता है वह शिष्य, स्टूडेंट होता है और जो बताता है वह गुरु, टीचर होता है। तो क्या आप मुझे गुरु का दर्जा देकर ऊंचे स्थान पर बैठाएंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह से ऐसी बात करने की हिम्मत। लेकिन अकबर को बच्चे का आत्मविश्वास पसंद आया। उन्होंने उसे एक ऊंचे आसन पर बैठाया। अध्याय 6, महापरीक्षा। अब दरबारी एक एक करके गोपाल को फंसाने के लिए सवाल पूछने लगे। शाही मौलवी का सवाल, एक गुस्ताख बच्चे, बताओ, खुदा, ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका जवाब मैं तभी दूंगा जब आप मुझे और खुद को सही जगह पर रखेंगे। अभी मैं ऊंचे आसन पर हूं, गुरु, और आप नीचे, शिष्य। लेकिन हकीकत में अमीर गरीब का भेद है। अगर आप जानना चाहते हैं खुदा क्या कर रहा है, तो आप अपनी जगह से हटिए और मुझे बादशाह बनाइए और खुद मेरी जगह आइए। मौलवी और बादशाह हैरान थे, लेकिन खेल जारी रखने के लिए उन्होंने वैसा ही किया। गोपाल बादशाह के तख्त पर बैठा और मौलवी नीचे खड़े हुए। गोपाल ने तख्त से कहा, अब सुनिए, खुदा इस वक्त यही कर रहा है। उसने एक रंग, गरीब को राजा बना दिया और राजा को रंग। यही ईश्वर का काम है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा टोडरमल का सवाल टोडरमल ने कड़क कर पूछा, अच्छा यह बताओ, इस धरती का केंद्र, सेंटर कहाँ है? अगर गलत बताया तो सजा मिलेगी। गोपाल ने अपनी जेब से एक लोहे की छड़ी निकाली और उसे वही दरबार के फर्श पर गाड़ दिया। मंत्री जी, धरती का केंद्र ठीक यही है, इस छड़ी के नीचे। अगर आपको यकीन न हो तो आप पूरी दुनिया को फीता लेकर नाप लीजिए। अगर 1 इंच भी इधर उधर निकले तो मुझे सजा दे दीजिएगा। टोडरमल के पास दुनिया नापने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्हें चुप होना पड़ा। अध्याय 7, अंतिम प्रश्न और बीरबल की जीत। अंत में बादशाह अकबर ने सोचा कि अब इस बच्चे को फंसाना ही होगा। उन्होंने एक बहुत ही कठिन सवाल सोचा। अकबर ने पूछा, गोपाल, यह बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? दरबारी खुश हो गए। यह सवाल ऐसा था जिसका कोई जवाब नहीं था। गोपाल ने बिना एक पल गवाए कहा, हुजूर, पहले मुर्गी आई। अकबर ने तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता? साबित करो।
गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमने तय किया था कि मैं सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा। कैसे और क्यों स्पष्टीकरण का सौदा नहीं हुआ था। यह तो दूसरा सवाल हो गया। अकबर अवाक रह गए। बच्चे की हाजिर जवाबी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की थी। उसने तर्कों के जाल को ही काट दिया था। अकबर अपने तख्त से उठे और गोपाल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सच कहते थे। यह बालक तो नवरत्नों का भी रत्न है। उपसंहार। असली समझदारी अकबर ने गोपाल को ढेर सारे उपहार, सोने की मोहरें और पढ़ाई के लिए वजीफा दिया। जब दरबार समाप्त हुआ तो बीरबल ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुमने मुर्गी पहले आई यह इतनी आसानी से कैसे कह दिया? गोपाल ने हंसते हुए कान में कहा, दीवान जी, जब सवाल का कोई सही जवाबहीन हो तो जो भी बोलो उसे ही सच मान लो और आत्मविश्वास से कह दो, क्योंकि सामने वाला भी उसे झूठ साबित नहीं कर सकता। बीरबल उस दिन समझ गए कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद से गोपाल अकबर के दरबार का छोटा नवरत्न कहलाया जाने लगा। बीरबल ने न केवल बादशाह की चुनौती जीती, बल्कि सल्तनत को एक भविष्य का विद्वान भी दिया। कहानी का विश्लेषण और रोचक तत्व। एक कथानक का प्रवाह कहानी एक चुनौती से शुरू होती है, खोज पर जाती है और एक रोमांचक अदालती ड्रामे में बदल जाती है। दो चरित्र चित्रण गोपाल निडर, तार्किक और हाजिर जवाब। वह सत्ता से नहीं डरता। बीरबल एक गुरु की तरह जो नई प्रतिभा को पहचानता है, न कि उससे ईर्ष्या करता है। तीन संवाद पहेलियां और उनके उत्तर कहानी की जान है। रास्ते चलते नहीं और सच झूठ की दूरी जैसे संवाद पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। उम्र और पद से बुद्धिमानी का कोई लेना देना नहीं होता। यह कहानी भले ही अहंकारी सरदार का आगमन दिल्ली और आगरा की सीमाओं से दूर पश्चिमोत्तर प्रांत में एक रियासत थी, दौलतपुर। वहां के सरदार थे हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके पास हजारों एकड़ जमीन, सैकड़ों घोड़े और सोने चांदी के भंडार थे। लेकिन विधाता ने उन्हें एक चीज देने में कंजूसी कर दी थी, और वह थी बुद्धि। सरदार हिम्मत सिंह को लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। उनके आसपास रहने वाले चापलूस दिन रात उनकी झूठी तारीफ करते रहते थे। अरे सरकार, आप तो साक्षात बृहस्पति है। हुजूर, आपकी अक्ल के आगे तो बीरबल भी पानी भरेगा। अपनी झूठी तारीफ सुन सुनकर हिम्मत सिंह को यकीन हो गया कि वे दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न बादशाह अकबर के दरबार में जाकर अपनी बुद्धिमानी का डंका बजाया जाए। सरदार हिम्मत सिंह अपने 50 हाथियों, 100 घोड़ों और ढेर सारे सेवकों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। जब उनका काफिला आगरा में दाखिल हुआ तो धूल का गुबार आसमान छूने लगा। अध्याय 2। दरबार में अजीब चुनौती। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तानसेन सुर छे रहे थे और बीरबल बादशाह को किसी मसले पर सलाह दे रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, जहां पनाह, दौलतपुर के सरदार हिम्मत सिंह तशरीफ लाए हैं। हिम्मत सिंह दरबार में दाखिल हुए। उनका लिबास इतना भड़कीला था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम करने की बजाय बस हल्का सा सिर हिलाया और एक ऊंचे आसन की मांग की। अकबर को उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन अतिथि समझकर उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। हिम्मत सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, शहंशाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत बड़ा ज्ञानी है। लोग कहते हैं वह बड़ा अक्लमंद है, लेकिन मेरा मानना है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, दौलत से आती है। जिसके पास पैसा है वह कुछ भी खरीद सकता है। यहां तक कि अक्ल भी। पूरा दरबार सन रह गया। यह तो सीधे सीधे सरस्वती का अपमान था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सरदार जी का कहना है कि बुद्धि खरीदी जा सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहांपनाह, सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजार में सब कुछ बिकता है, बस सही कीमत देने वाला चाहिए। हिम्मत सिंह खुश हो गए। देखा, बीरबल ने भी मान लिया। तो बीरबल, बताओ तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है? मैं तुम्हारी सारी बुद्धि खरीदना चाहता हूं।
मुंह मांगी कीमत दूंगा, बीरबल ने गंभीरता से कहा। सरदार जी, बुद्धि बहुत महंगी चीज है। मैं आपको बुद्धि तो बेच सकता हूं, लेकिन वह गज, यार्ड या किलो के हिसाब से नहीं मिलती। वह सूत्र, वचन के हिसाब से मिलती है। हिम्मत सिंह ने अपनी थैली से सोने के सिक्के खनकाए। मुझे मंजूर है। मुझे अभी के अभी 1 लाख सोने की मोहरों की बुद्धि चाहिए। अध्याय 3। बुद्धि की पहली पुड़िया। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बुद्धि का असर तभी होगा जब आप उसे मानेंगे। क्या आप सौदा पक्का समझते हैं? हाँ हाँ, पक्का, सरदार ने उतावलेपन में कहा। बीरबल ने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। फिर उसे एक रेशमी कपड़े में लपेटा और सरदार के हाथ में दे दिया। लीजिए सरदार जी, यह है 1 लाख मोहरों की बुद्धि। इसे अभी मत पढ़िएगा। जब आप किसी मुसीबत में हो या कोई फैसला ले रहे हो, तभी इसे खोलिएगा। सरदार ने पैसे दिए और वह पुड़िया लेकर खुश होकर अपनी सराय में लौट गए। उन्हें लगा उन्होंने बीरबल को खरीद लिया है। शाम को सरदार अपने सेवकों के साथ आगरा के बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच 2 सांड, बुल्स, बुरी तरह लड़ रहे हैं। लोग इधर उधर भाग रहे थे। सरदार हिम्मत सिंह को अपना शौर्य दिखाने का मौका मिला। उन्होंने सोचा, मैं इन सांडों को अलग कर दूंगा। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें बीरबल की पुड़िया याद आई। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही 1 लाख की बुद्धि में क्या लिखा है। उन्होंने पुड़िया खोली। उस पर लिखा था, जब 2 सांड लड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर तमाशा मत देखो, फौरन वहां से भाग जाओ। सरदार ने पढ़ा और सोचा, अरे यह तो बहुत पते की बात है। और सरदार ने आव देखन ताव धोती उठाकर वहां से सरपट भागे। ठीक उसी वक्त जहां सरदार खड़े थे, वहां एक सांड ने दूसरे को पटखनी दी। अगर सरदार वहां होते तो कचूमर बन जाता। सरदार ने माथे का पसीना पोंछा और बोले, वाह, बीरबल की बुद्धि ने आज मेरी जान बचा ली। पैसा वसूल हो गया। अध्याय 4। घोड़े का अंडा, द हॉर्सेस एग। अगले दिन सरदार फिर दरबार में पहुंचे। वे बीरबल से बहुत प्रभावित थे। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि काम तो करती है, लेकिन वह छोटी बात थी। मुझे कोई बहुत बड़ी, नायाब और शाही चीज चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे पास अजीबोगरीब चीजें होती है। बीरबल समझ गए कि यह सरदार अभी भी अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना चाहता है। बीरबल ने सोचा, इसे सबक सिखाना होगा। बीरबल ने कहा, सरदार जी, मेरे पास एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, अरबी घोड़े का अंडा। घोड़े का अंडा? सरदार की आंखें फैल गईं। मैंने आज तक घोड़े का अंडा नहीं देखा। क्या घोड़े अंडे देते हैं? बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे सरदार जी, यह आम घोड़े नहीं है, यह जन्नत के घोड़े है। यह अंडा देते हैं और उससे जो बछेरा निकलता है वह हवा से बातें करता है, लेकिन यह बहुत महंगा है। सरदार ने तुरंत 5000 सोने के सिक्के दे दिए। मुझे वह अंडा चाहिए। बीरबल ने एक बड़ा सा कद्दू, पंपकिन, मंगवाया। उस समय उस इलाके में कद्दू ज्यादा नहीं होते थे। बीरबल ने उसे मखमली कपड़े में लपेटा। देखिए सरदार जी, यह घोड़े का अंडा है। इसका छिलका बहुत नाजुक है। इसे सर पर रखकर ले जाना होगा और ध्यान रहे, यह फूटना नहीं चाहिए, वरना घोड़ा उड़ जाएगा। मूर्ख सरदार ने वह कद्दू, जिसे वह अंडा समझ रहा था, अपने सिर पर रख लिया और बड़े गर्व से अपने गांव की ओर चल पड़ा। अध्याय 5। अंडे का फूटना। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। सरदार चलते चलते थक गए। एक जंगल के पास उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। जैसे ही वे एक पेड़ के नीचे लेटने लगे, उनके सिर से वह कद्दू छूट गया और लुढ़कते हुए एक झाड़ी में जा गिरा। धड़ाम! कद्दू एक पत्थर से टकराकर फूट गया। संयोग से उस झाड़ी में एक खरगोश सो रहा था। आवाज सुनकर खरगोश डर गया और वहां से बिजली की रफ्तार से भागा। सरदार ने कद्दू को फूटते और उसमें से खरगोश को निकलते देखा। उसे लगा कि अंडे से घोड़े का बच्चा, बछेड़ा, निकलकर भाग रहा है। सरदार, पकड़ो, पकड़ो! मेरा घोड़ा भागा। चिल्लाते हुए खरगोश के पीछे भागे,
लेकिन खरगोश कहाँ हाथ आने वाला था। वह आंखों से ओझल हो गया। सरदार रोते रोते वापस आगरा आए। बीरबल, तुमने मुझे कैसा अंडा दिया? उसमें से जो बच्चा निकला वह इतना तेज था कि उसने मुझे पिता भी नहीं कहा और भाग गया। पूरा दरबार हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सांत्वना देते हुए कहा, अफसोस सरदार जी, वह जन्नत का घोड़ा था, शायद उसे आपकी सेवा पसंद नहीं आई। अध्याय 6। परछाई का झगड़ा। सरदार हिम्मत सिंह को अब अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। उन्होंने तय किया कि वे बीरबल को हरा कर रहेंगे। अगले दिन सरदार ने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। बादशाह सलामत, बीरबल बहुत चालाक बनता है। आज मैं इससे एक सवाल पूछूंगा। अगर यह जवाब न दे पाया तो इसे मेरी गुलामी करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी। सरदार ने पूछा, बीरबल बताओ, एक आदमी के पास एक पैर है। वह पैर की लकड़ी बेच सकता है, फल बेच सकता है, लेकिन क्या वह पैर की परछाई, शैडो बेच सकता है? सरदार को लगा यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, परछाई बेची जा सकती है। क्या आप खरीदना चाहेंगे? सरदार ने सोचा। बीरबल फंस गया। हां, मैं इस महल के बाहर वाले बरगद के पेड़ की परछाई खरीदता हूं। यह लो 1000 सिक्के। बीरबल ने पैसे ले लिए और एक रसीद, सेल डीड, लिख दी। आज से बरगद के पेड़ की परछाई सरदार हिम्मत सिंह की हुई। सरदार खुश होकर परछाई छाव में बैठ गए। थोड़ी देर बाद सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा। पेड़ की परछाई खिसकते खिसकते पास वाले एक दुकानदार की दुकान पर पड़ने लगी और फिर बढ़ते बढ़ते सरदार के ही तंबू से आगे निकल गई। बीरबल वहां आए और बोले, सरदार जी, आपने सिर्फ परछाई खरीदी थी, जमीन नहीं। आपकी परछाई अब शाही सड़क और उस दुकानदार की जमीन पर गिर रही है। अपनी परछाई को वहां से हटाइए, वरना किराया दीजिए। सरदार चकरा गया। मैं परछाई कैसे हटाऊं? बीरबल ने कहा, यह आपकी समस्या है। रसीद के मुताबिक अगर आपकी परछाई किसी और की जमीन पर जाएगी तो आपको जुर्माना देना होगा। दुकानदार और सिपाही भी आ गए, जो बीरबल के इशारे पर थे, और कहने लगे, हटाइए अपनी काली परछाई, हमारे काम में बाधा आ रही है। सरदार समझ गया कि वह फिर से मूर्ख बन गया है। उसने हाथ जोड़ लिए, भाई बीरबल, यह परछाई वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अध्याय 7। अंतिम सीख। सरदार हिम्मत सिंह अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। उनका पैसा खर्च हो रहा था और हर बार वे हंसी का पात्र बन रहे थे। अंत में अकबर ने सरदार को अपने पास बुलाया। हिम्मत सिंह, बीरबल ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए था कि दौलत से साधन खरीदे जा सकते हैं, साधना नहीं। बादाम से सेहत मिल सकती है, अक्ल नहीं। बीरबल ने सरदार के सारे पैसे जो उन्होंने घोड़े के अंडे और परछाई के लिए थे, एक थैली में वापस कर दिए। बीरबल बोले, सरदार जी, यह लीजिए आपकी दौलत, लेकिन जो पहली पुड़िया मैंने आपको दी थी, सांड वाली सीख, वह अपने पास रखिएगा, क्योंकि मुसीबत में सही समय पर भाग जाना या सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है, और यह अनुभव से आती है, अहंकार से नहीं। सरदार हिम्मत सिंह का अहंकार टूट चुका था। वे बीरबल के चरणों में झुक गए। बीरबल, तुम सचमुच बीरबल हो। मैं मूर्ख था जो समझता था कि मैं ज्ञान खरीद सकता हूं। आज मैं आगरा से एक ऐसी चीज लेकर जा रहा हूं जो दौलत से भी कीमती है, और वह है विनम्रता। दोस्ती की आड़ में छिपा खंजर। आगरा का शाही किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन किले की दीवारों के भीतर कुछ और ही पक रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली थी। यह एक असामान्य दृश्य था। बीरबल, जो बादशाह की परछाई माने जाते थे, आज गायब थे। हवा में अफवाहें थीं कि बीरबल ने बादशाह के साथ गद्दारी की है, लेकिन सच क्या था? यह कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि यह शुरू होती है उस दिन से जब आगरे के मुख्य द्वार पर एक धूल से सना हुआ साधारण सा दिखने वाला यात्री पहुंचा था। उसका नाम था केशव। अध्याय 1। बचपन के यार का आगमन। एक सुहावनी सुबह बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे।
तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, हुजूर, बाहर कोई केशव नाम का व्यक्ति आया है। वह कहता है कि वह आपके बचपन का मित्र है और काशी से आया है। केशव नाम सुनते ही बीरबल का चेहरा खिल उठा। पुरानी यादें ताजा हो गईं। केशव और बीरबल महेश दास गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। बीरबल ने दौड़कर मुख्य द्वार पर जाकर केशव को गले लगा लिया। अरे केशव, इतने वर्षों बाद तूने तो जैसे मुझे भुला ही दिया था। बीरबल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन उनकी आंखों में तुषी के आंसू थे। केशव देखने में बहुत ही सीधा साधा और विनम्र लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महेश, क्षमा करना, अब तो तुम दीवान बीरबल हो। मैं तो बस एक छोटा सा व्यापारी हूं। किस्मत ने मुझे यहां खींच लाया। मेरा व्यापार डूब गया है। सोचा पुराने मित्र के दर्शन कर लूं। बीरबल ने केशव का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे लिए मैं आज भी वही महेश हूं। तुम मेरे मेहमान हो, जब तक चाहो यहां रहो। बीरबल ने केशव को अपने महल के सबसे अच्छे कक्ष में ठहराया। केशव की आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन जब बीरबल मुड़कर चले गए तो केशव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वह मन ही मन बोला, महेश, तूने मुझे तो पहचान लिया, लेकिन मेरे अंदर छिपी ईर्ष्या की आग को नहीं पहचान पाया। अध्याय 2। दरबार में घुसपैठ। केशव बहुत ही वाक्पटु, बातूनी और मीठा बोलने वाला था। धीरे धीरे उसने बीरबल के साथ दरबार में आना जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी विनम्रता से बादशाह अकबर का भी दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन दरबार में केशव ने एक पुरानी कविता सुनाई जो उसने और बीरबल ने बचपन में लिखी थी। अकबर बहुत खुश हुए। वाह बीरबल, तुम्हारा मित्र भी तुम्हारी तरह ही गुणी है, अकबर ने कहा। केशव ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जहांपनाह, गुण तो सब बीरबल के हैं। मैं तो बस इनकी संगत का असर हूं। दरबारी मुल्ला दो प्याजा और अन्य लोग जो बीरबल से जलते थे, केशव की इस नई उपस्थिति को ध्यान से देख रहे थे। केशव ने चुपके से इन विरोधियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह बीरबल को बर्बाद करने आया है, बचाने नहीं। अध्याय 3। शक का बीज। केशव की योजना बहुत गहरी थी। वह जानता था कि बीरबल को बुद्धिमानी में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने बीरबल के चरित्र, कैरेक्टर और वफादारी पर हमला करने का फैसला किया। एक रात अकबर और बीरबल शतरंज खेल रहे थे। केशव पास ही बैठा था। केशव ने बातों ही बातों में कहा, जहांपनाह, बीरबल बचपन से ही बड़ा खिलाड़ी है। यह खेल में भी जीतता है और असल जिंदगी में भी यह कभी अपने पत्ते नहीं खोलता। हम दोस्त भी कभी नहीं जान पाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसमें अविश्वास का जहर घुला था। अकबर ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन एक छोटा सा शक उनके अचेतन मन में बैठ गया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बादशाह के लिए एक गुप्त पत्र लिखा। केशव ने, जो बीरबल के घर में ही रहता था, मौका पाकर उस पत्र की स्याही में कुछ बदलाव कर दिए। जब वह पत्र अकबर ने पढ़ा तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा था, जिसमें पड़ोसी राज्य के सुल्तान की झूठी तारीफ की गई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा दुश्मन हमसे बेहतर है? बीरबल हैरान थे। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कब कहा? अकबर ने वह पत्र दिखाया। बीरबल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लिखावट उन्हीं की थी, लेकिन शब्द बदले हुए थे। केशव ने उस समय बीरबल का बचाव किया। हुजूर, शायद काम के बोझ की वजह से बीरबल से गलती हो गई होगी, माफ कर दे। केशव का यह बचाव असल में आग में घी डालने जैसा था। अध्याय 4। शाही मुहर की चोरी। विश्वासघात का असली खेल अब शुरू होने वाला था। बादशाह अकबर के पास एक बेहद कीमती और गुप्त शाही मुहर, रॉयल सील, थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण फरमानों के लिए होता था। यह मुहर अकबर के निजी कक्ष में रहती थी। केशव ने एक रात पहरेदारों को नशीली मिठाई खिलाकर बेहोश कर दिया और वह मुहर चुरा ली। उसने बड़ी चालाकी से वह मुहर बीरबल के निजी कक्ष में उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दी। अगली सुबह महल में कोहराम मच गया। शाही मुहर गायब है। अकबर क्रोधित थे। महल का कोना कोना छाना गया। जब सिपाहियों ने बीरबल के कक्ष की तलाशी ली तो उन्हें गद्दे के नीचे वह मुहर मिल गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल
जो ईमानदारी की मिसाल थे, उन पर चोरी का इल्जाम। केशव ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, मेरा मित्र चोर नहीं हो सकता, जरूर किसी ने इसे फंसाया है। लेकिन अकबर सबूतों के आगे मजबूर थे। उनका दिल टूट गया। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, बीरबल को अपने ही घर में नजरबंद, हाउस अरेस्ट किया जाए। 3 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। अध्याय 5। बीरबल का आत्ममंथन। बीरबल अपने ही कमरे में कैद थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुहर उनके कमरे में कैसे आई। उस कमरे में सिर्फ 2 ही लोग बेरोक टोक आ सकते थे, एक उनकी पत्नी और दूसरा उनका परम मित्र केशव। बीरबल को अचानक सारी कड़ियां जुड़ने लगी। पत्र में बदलाव, अकबर के मन में शक पैदा करना, और अब यह मुहर। बीरबल की आंखों से आंसू निकल आए। दुश्मन वार करे तो सहा जाता है, लेकिन जब मित्र पीठ में खंजर घोंपे तो दर्द रूह तक होता है। केशव, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने दीवार से पूछा। लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। बीरबल को अपनी बेगुनाही साबित करनी थी और केशव का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था। बीरबल जानते थे कि केशव अब अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में होगा। अध्याय 6। जादुई प्याले का नाटक। 3 दिन बाद दरबार लगा। बीरबल को पेश किया गया। केशव भी वहां मौजूद था, चेहरे पर दुख का मुखौटा लगाए हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुहर मेरे कमरे से मिली है, इसलिए शक मुझ पर होना लाजमी है। लेकिन असली चोर को पकड़ने के लिए मुझे एक आखिरी मौका दिया जाए। मेरे पास एक जादुई प्याला है जो मेरे पूर्वजों का है। वह प्याला चोर का नाम बता सकता है। दरबारी हंसे, लेकिन अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने एक मखमली कपड़े से ढका हुआ एक तांबे का प्याला मंगवाया। उन्होंने प्याले में पानी भरा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। बीरबल ने ऐलान किया, मैं इस दरबार के सभी खास लोगों को और मेरे मित्र केशव को भी एक एक करके इस प्याले को छूने के लिए कहूंगा। यह प्याला साधारण नहीं है। जो बेकसूर होगा उसके छूने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुहर चुराई है या जिसने मुहर चुराने वाले की मदद की है, जैसे ही वह इस प्याले को छुएगा, प्याले का पानी उबलने लगेगा और उस व्यक्ति की हथेली पर हमेशा के लिए एक काला निशान पड़ जाएगा। केशव मन ही मन डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह बीरबल की कोई चाल है। जादुई प्याला जैसा कुछ नहीं होता। अध्याय 7। मनोविज्ञान का जाल। बीरबल ने एक और शर्त रखी, लेकिन प्याले को छूने से पहले हम सबको एक अंधेरे कमरे में जाना होगा जहां यह प्याला रखा जाएगा। एक एक करके सब अंदर जाएंगे, प्याले को छुएंगे और बाहर आएंगे। उजाले में जादू काम नहीं करता। एक अंधेरा कमरा तैयार किया गया। प्याले को बीच में रखा गया। बीरबल ने सबसे पहले केशव को भेजा। मित्र, तुम सबसे पहले जाओ ताकि तुम्हारी पवित्रता सिद्ध हो सके। केशव अंधेरे कमरे में गया। उसे डर था। उसने सोचा, अगर बीरबल सच कह रहा हो और सचमुच कोई काला निशान पड़ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने दिमाग लगाया, अगर मैं प्याले को छू ही नहीं तो अंधेरा है, कोई देख तो नहीं रहा, मैं बस अंदर जाऊंगा, कुछ देर रुकूंगा और बाहर आ जाऊंगा, सबको लगेगा मैंने छू लिया। केशव ने यही किया। उसने प्याले को छुआ ही नहीं और बाहर आ गया। उसके बाद बाकी दरबारी गए और सबने, जो बेकसूर थे और जादू से नहीं डरते थे, प्याले को छूकर बाहर आ गए। अध्याय 8। सत्य का प्रकटीकरण। जब सब बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब सब अपनी हथेलियां खोलकर दिखाएं। अकबर ने अपनी हथेली दिखाई। उस पर एक हल्की सी सुगंधित लाल रंग की परत थी। बाकी दरबारियों के हाथों पर भी वही लाल रंग था, लेकिन जब केशव ने अपनी हथेली खोली, उसका हाथ बिल्कुल साल था। उस पर कोई रंग नहीं था। अकबर हैरान थे। यह क्या बीरबल? सबके हाथ लाल है, लेकिन केशव का हाथ साल है। क्या इसका मतलब केशव बेकसूर है? बीरबल जोर से हंसे। नहीं जहांपनाह, इसका मतलब है कि केशव ही चोर है। बीरबल ने खुलासा किया, हुजूर, कोई जादू नहीं था। मैंने उस प्याले पर गीला लाल रंग, हिना और इत्र मिला हुआ लगा दिया था।
मैंने कहा था कि प्याला छूना है। जो बेकसूर थे, उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने प्याले को छुआ और उनके हाथ रंगे गए। लेकिन केशव के मन में चोर था। उसे डर था कि कहीं उसका हाथ काला न पड़ जाए या कोई जादू न हो जाए। इसलिए उसने अंधेरे का फायदा उठाकर प्याले को छुआ ही नहीं। उसकी यही होशियारी उसकी बर्बादी बन गई। अध्याय 9। कबूलनामा और केशव की ईर्ष्या। केशव का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अकबर के क्रोध का ठिकाना न रहा। केशव, हमने तुम्हें पनाह दी, इज्जत दी और तुमने हमारे सबसे वफादार साथी को फंसाने की कोशिश की। केशव टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, हां, मैंने किया, क्योंकि मैं नफरत करता हूं बीरबल से। हम दोनों एक साथ पढ़े, एक जैसे थे। लेकिन आज यह नवरत्न है और मैं एक मामूली असफल व्यापारी। मुझे इसकी सफलता से जलन होती थी। मैं देखना चाहता था कि जब यह जमीन पर गिरेगा तो कैसा लगेगा। बीरबल केशव के पास गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि असीम करुणा थी। केशव, अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मांग लेते। अगर रुतबा चाहिए था तो मैं सिफारिश कर देता। लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़कर सबसे बड़ी गलती की। मित्रता बराबरी में नहीं, समर्पण में होती है। उपसंहार। खोया हुआ विश्वास। अकबर ने केशव को काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया, लेकिन बीरबल ने रोक दिया। जहां पनाह, इसे छोड़ दीजिए, इसे जिंदा रहने दीजिए। अपनी ईर्ष्या और आत्मग्लानि, गिल्ट की आग में जलना जेल की काल कोठरी से बड़ी सजा है। केशव बीरबल के पैरों में गिरकर रोया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे राज्य से निकाल दिया गया। उस शाम बीरबल और अकबर फिर से बगीचे में बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, शीशा टूटे तो जुड़ सकता है, लेकिन दरार रह जाती है। आज मुझे एक सबक मिला है। बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख दोस्त से बेहतर होता है, और ईर्ष्यालु दोस्त खुले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। संरचना को समेटे हुए एक विस्तृत ड्रामा है। इसे पढ़कर आपको एक लंबी रहस्यमय यात्रा का आनंद प्राप्त होगा। दरबार की उबाऊ दोपहर गर्मियों की दोपहरी थी। आगरा का लाल किला सूरज की तपिश से धधक रहा था। दीवान ए खास में खस की टट्टियों पर गुलाब जल छिड़का जा रहा था ताकि ठंडक बनी रहे। बादशाह अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए थे और बेहद बोर हो रहे थे। दरबारी भी ऊँघ रहे थे। मुल्ला दो प्याजा अपनी पगड़ी को बार बार ठीक कर रहे थे और राजा टोडरमल हिसाब किताब की बही में कुछ लिख रहे थे। अचानक अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, बीरबल, क्या हमारी सल्तनत में अब कोई मनोरंजन नहीं बचा? क्या कोई ऐसी पहेली नहीं, कोई ऐसा विद्वान नहीं जो हमारी अक्ल को चुनौती दे सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शांति भी तो एक नेमत है, इसका आनंद लीजिए। तभी मुख्य द्वारपाल ने दौड़ते हुए प्रवेश किया। वह हाँफ रहा था, जहांपनाह, गजब हो गया। दक्षिण देश से एक महापंडित आए हैं। उनका नाम आचार्य वाचस्पति है। वे कहते हैं कि वे मौन विद्या के ज्ञाता है और पूरी दुनिया में उन्हें कोई नहीं हरा पाया। वे हमारे दरबार को चुनौती दे रहे हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बुलाओ उन्हें तुरंत। अध्याय 2। अहंकारी आचार्य का प्रवेश। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने लाल रंग का रेशमी वस्त्र पहना था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं और माथे पर इतना बड़ा तिलक था कि दूर से ही चमक रहा था। उसके पीछे 10 शिष्य चल रहे थे, जो लगातार आचार्य की जय हो के नारे लगा रहे थे। आचार्य वाचस्पति ने अकबर को झुककर सलाम नहीं किया, बस हाथ उठाया। मैं आचार्य वाचस्पति हूं, उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा। मैंने काशी, कांची और तक्षशिला के विद्वानों को हराया है। मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बुद्धिसागर रहता है। मैं उससे शास्त्रार्थ डिबेट करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, स्वागत है आचार्य, आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? धर्म, राजनीति या विज्ञान? आचार्य जोर से हंसे। हा हा हा, शब्दों से बहस तो बच्चे करते हैं राजन। मैं
मौन शास्त्रार्थ, साइलेंट डिबेट करता हूं। मैं बिना एक शब्द बोले सवाल पूछूंगा और आपके बीरबल को बिना बोले जवाब देना होगा। अगर उसने मुंह खोला तो वह हारा, और अगर मेरे इशारे का सही जवाब इशारे में नहीं दे पाया तो भी वह हारा। दरबार में सन्नाटा छा गया। गूंगे बनकर बहस करना, यह कैसा नियम है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? बीरबल ने पान चबाते हुए इत्मीनान से कहा, हुजूर, जब बैल को सींग मारने का शौक हो तो दीवार को हटने की क्या जरूरत? मुझे मंजूर है। अध्याय 3। महामुकाबले की तैयारी तय हुआ कि अगले दिन सुबह दरबार में यह अनोखा मुकाबला होगा। पूरे आगरा में खबर फैल गई। लोग सट्टा लगाने लगे। अरे, बीरबल तो बातों के बादशाह है, चुप रहकर कैसे जीतेंगे? एक ने कहा। नहीं भाई, बीरबल की तो खामोशी भी बोलती है, दूसरे ने जवाब दिया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। एक तरफ आचार्य वाचस्पति अपने ऊंचे आसन पर बैठे थे, उनका चेहरा अहंकार से तमतमा रहा था। दूसरी तरफ बीरबल आराम से मसंद के सहारे बैठे थे। अकबर ने नगाड़ा बजाने का आदेश दिया। मुकाबला शुरू हो। अध्याय 4। पहला सवाल। एक उंगली का रेहे से आचार्य वाचस्पति खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को घूर कर देखा। फिर उन्होंने अपनी एक उंगली, इंडेक्स फिंगर, उठाई और बीरबल की आंखों के सामने नचाई। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। दरबारी सोचने लगे, इसका क्या मतलब है? क्या वह कह रहे हैं कि ईश्वर एक है या बादशाह एक है? बीरबल ने आचार्य को देखा, फिर अपनी जगह से उठे और आचार्य की तरफ 2 उंगलियां, 2 फिंगर्स, दिखा दीं। आचार्य वाचस्पति यह देखते ही चौंक गए। वे कुछ पल विचार मग्न रहे, फिर गदगद होकर बोले अपने शिष्यों से, अद्भुत! मैंने कहा था, ब्रह्मा, ईश्वर एक है। बीरबल ने जवाब दिया कि ईश्वर और जीव, आत्मा 2 है, जो मिलकर सृष्टि बनाते हैं। वाह, क्या गहरा ज्ञान है द्वैतवाद का! दरबारी तालियां बजाने लगे। बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल इतना कब से आध्यात्मिक हो गया? अध्याय 5। दूसरा सवाल। पंजा और मुक्का आचार्य वाचस्पति को लगा कि बीरबल वाकई ज्ञानी है। उन्होंने अब स्तर बढ़ाने का सोचा। आचार्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया और खुला पंजा, ओपन पाम, बीरबल को दिखाया। वे अपनी 5 उंगलियां फैलाकर हिला रहे थे। बीरबल की भवें तन गईं। उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठी भींची और हवा में एक जोरदार मुक्का, फिस्ट, आचार्य की तरफ लहरा दिया। आचार्य वाचस्पति एक कदम पीछे हट गए। फिर उन्होंने आंखें बंद कीं, गहरा चिंतन किया और प्रसन्न होकर बोले, अति उत्तम! मैंने 5 उंगलियां दिखाकर कहा था कि हम 5 इंद्रियों, 5 सेंसेस के गुलाम हैं। बीरबल ने मुट्ठी दिखाकर जवाब दिया कि हमें उन 5 इंद्रियों को संयम, कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। क्या बात है! दरबार में बीरबल की जय के नारे गूंजने लगे। मुल्ला 2 प्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। अध्याय 6। तीसरा सवाल। मुर्गी और अनाज आचार्य अब समझ गए थे कि बीरबल साधारण नहीं है। उन्होंने अपनी झोली से एक मुर्गी निकाली और उसे दरबार के बीच में छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी जेब से मुट्ठी भर अनाज के दाने निकाले और मुर्गी के सामने डाल दिए। आचार्य ने बीरबल की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों, अब बताओ इसका क्या मतलब है? बीरबल ने यह देखा। वे अपने आसन से उठे। उन्होंने अपनी थाली से तले हुए चावल, फ्राइड राइस, उठाए और जाकर मुर्गी के सामने डाल दिए। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर मुर्गी के ऊपर रख दी, उसे ढक दिया। आचार्य वाचस्पति यह देखकर स्तब्ध रह गए। वे धड़ाम से बीरबल के चरणों में गिर पड़े। महात्मा, मुझे क्षमा करे। आचार्य ने रोते हुए कहा, मैं अहंकारी था। मैंने मुर्गी और दाने डालकर पूछा था कि जीव, मुर्गी, मायाजाल, दाने में फंसकर कैसे अपना जीवन व्यर्थ करता है। आपने तले हुए चावल डालकर बताया कि जो बीज, चावल ज्ञान की अग्नि में भून दिए जाते हैं, वे दोबारा उगते नहीं, यानी ज्ञानी को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और फिर पगड़ी ढककर आपने बताया कि असली ज्ञान गुप्त होता है,
उसे प्रदर्शन की जरूरत नहीं। आप महान हैं। आचार्य ने अपनी हार स्वीकार की और आगरा छोड़कर हिमालय चले गए। अध्याय 7। बीरबल का सच, असली मजा। दरबार खत्म हुआ। अकबर बीरबल को अपने निजी कक्ष में ले गए। अकबर अभी भी हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, सच बताओ, मुझे नहीं पता था तुम वेदांत, योग और मोक्ष के इतने बड़े ज्ञानी हो। वह तले हुए चावल वाला तर्क तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी, पसीना पोंछा और एक ठंडी आह भरी। कौन सा ज्ञान हुजूर? कैसा मोक्ष? अकबर हैरान हुए। क्या मतलब? जो अभी दरबार में हुआ, वह सब? बीरबल ने झुंझलाते हुए कहा, अरे जहांपनाह, वह आदमी महाबदतमीज था। अकबर, क्या? कैसे? बीरबल ने समझाया। देखिए हुजूर, सबसे पहले उस आदमी ने मुझे एक उंगली दिखाई। उसका मतलब था, मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। मैंने उसे 2 उंगलियां दिखाई कि अगर तू मेरी एक फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अकबर हंसे बिना नहीं रह सके। और वह दूसरा सवाल? खुला पंजा? बीरबल बोले, हुजूर, वह मुझे थप्पड़, स्लैप दिखा रहा था। कह रहा था खींच के तमाचा मारूंगा। तो मैंने भी उसे घूंसा, पंच दिखाया कि अगर थप्पड़ मारा तो मुक्का मारकर जबड़ा तोड़ दूंगा। अकबर अब लोटपोट हो रहे थे। और वह मुर्गी वाला फलसफा, वह तो जरूर गहरा रहा होगा। बीरबल ने माथा पीट लिया। काहे का गहरा हुजूर? वह दिखा रहा था कि मेरे पास मुर्गी है और खिलाने को अनाज है। मैं अमीर हूं, तू भूखा है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे दिखाया कि तू कच्चा अनाज खिलाता है, मेरे पास तला हुआ पुलाव है। मैं तुझसे बेहतर खाना खाता हूं। और पगड़ी मैंने इसलिए उस मुर्गी पर डाल दी क्योंकि वह मुर्गी दरबार गंदा कर रही थी। मुझे लगा कहीं वह मेरे ऊपर बीट न कर दे। उपसंहार अकबर इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। बीरबल मान गए। दुनिया में 2 ही तरह के लोग जीते हैं, एक वो जो सच में ज्ञानी होते हैं और दूसरे वो जिनका कॉन्फिडेंस तुम्हारे जैसा होता है। आचार्य को लगा तुम ब्रह्मज्ञानी हो और तुम यहां मार कुटाई की योजना बना रहे थे। उस दिन के बाद से बीरबल का चुप जवाब एक मुहावरा बन गया। जब भी कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी बात को बहुत बड़ा चगाकर कहता तो लोग कहते, चुप रहो, वरना बीरबल आ जाएगा और 2 उंगलियां दिखा देगा। कहानी की सीख, मजेदार।